शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुकेश्वर सोनवानी, समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। सामाजिकरण की इस अवधारणा की इस तीसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले व्याख्यान में हमने सामाजिकरण के अर्थ, परिभाषा और उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। विभिन्न विचारकों के मध्य सामाजिकरण की पृष्ठभूमि क्या है, उनकी प्रक्रियाएं कैसी होती है, इनको हमने समझा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सामाजिकरण के प्रमुख साधन एवं संस्थाएं क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा जो सिर्फ रोना और मुस्कुराना जानता है, धीरे धीरे समाज के नियमों और तौर तरीकों को आखिर कैसे सीख जाता है। सीखने की इसी प्रक्रिया को हम सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनके प्रमुख माध्यमों और संस्थाओं के बारे में जो एक बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्राथमिक साधन के रूप में जैसे परिवार, जो कि सामाजिकरण की शुरुआत जहां से होती है। परिवार बच्चे की एक पहली पाठशाला है और मां उनकी प्रथम गुरु। यहीं से बच्चा प्यार, सहयोग और अनुशासन का पहला पाठ सीखता है। उनके संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। उनके बात करने का ढंग, संस्कार और बुनियादी आदतें उनके परिवार की ही देन होती है। ये आखिर परिवार उनके लिए किस प्रकार की प्रकारात्मक भूमिका निभाता है, ये हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से द्वितीयक साधन के रूप में स्कूल और मित्र मंडली, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उनका दायरा बढ़ता है, उनकी भूमिका में विद्यालय की भूमिका आती है। इन सभी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। स्कूल में बच्चा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सीखता, बल्कि सामाजिक मूल्य और नियमों को भी सीखता है। वहीं अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए वह टीम वर्क, हार जीत को स्वीकार करना और दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी सीखता है। यही वह समय है जब बच्चे के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और सामाजिक समझ विकसित होता है। अन्य माध्यमों में पड़ोस और मीडिया का बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार का असर डालता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। समाज की संस्कृति और धर्म, आसपास का वातावरण ये तय करता है कि भविष्य में समाज को किस नजरिए से देखेगा एक बच्चा। अतः निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि हम इन सभी संस्थाओं में बच्चों को एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण दें। आने वाले स्लाइड में हम सामाजिकरण की इस अवधारणा को पुनः समझाते हुए इसके अभिकरणों की चर्चा करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रारंभिक प्रश्न यह है कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। जन्म के समय बच्चा समाज के नियमों से अनजान होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके समाज का हिस्सा बनता है। सामाजिकरण के प्रमुख आधार स्तंभ इस इमेज के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके प्रमुख 4 आधार स्तंभ होते हैं। पहला होता है रूल्स या नियम, अर्थात समाज में रहने के लिए कुछ लिखित और अलिखित कानून होते हैं। सामाजिकरण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बड़ों का सम्मान करना, कानून का पालन करना इत्यादि। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्य अर्थात वैल्यूज। यह हमें सही और गलत, नैतिक और अनैतिक के बीच फर्क करना सिखाता है। ईमानदारी, दया और सहयोग जैसे मानवीय गुण इसी प्रक्रिया से आते हैं। अगली बिंदु है परंपराएं या ट्रेडिशंस, अर्थात हमारी जो संस्कृति, जैसे त्योहार, खान पान और रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना सामाजिकरण का ही हिस्सा है। इसी प्रकार से अगली बिंदु है व्यवहार या बिहेवियर्स। विभिन्न सामाजिक स्थितियों में हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, जैसे स्कूल में किस प्रकार व्यवहार करना है। स्कूल बनाम व्यवहार की बात आती है। हम यह सामाजिकरण से ही सीखते हैं। हम सामाजिकरण के उद्देश्य क्या है, इस इमेज या जो इमेज दिया गया है वह स्पष्ट करती है कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को 3 तरह से तैयार करती है। पहला है उपयोगी सदस्य, अर्थात व्यक्ति समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने के काबिल होता है। अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिम्मेदार सदस्य बनना,
अर्थात व्यक्ति अपनी भूमिकाओं जैसे एक पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, नागरिक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, आखिर उनको कौन सी जिम्मेदारी निभाना है, इन जिम्मेदारियों को निभाना सिखाता है समाजीकरण की प्रक्रिया। अगला है अनुकूलित सदस्य। व्यक्ति जो होता है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। समाजीकरण की यही एक अवस्था है, यही उसके उद्देश्य है। जिस प्रकार से इस इमेज में एक परिवार, माता पिता और बच्चा जो दिखाया गया है, जो समाजीकरण के स्तरों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक समाजीकरण जो परिवार से शुरू होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण नींव है। उसी प्रकार से द्वितीयक समाजीकरण जो स्कूल, पड़ोस और मीडिया और कार्यस्थल के माध्यम से होता है। अर्थात निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण करता है। यदि हम यह प्रक्रिया सही दिशा में हो तो एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। यह केवल बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि वृद्धावस्था तक हम नए सामाजिक अनुभवों को सीखते हैं। यही समाजीकरण होती है। पिछले भाग में हमने जाना कि समाजीकरण क्या है। अब हम बात करेंगे उन माध्यमों की जिनके जरिए यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। एक ऊपरी तौर पर कि कौन से ऐसे साधन हैं जिसको हमने दो भागों में बांटा है, प्राथमिक और द्वितीयक। मुख्य रूप से समाजशास्त्री किम्बाल यंग ने समाजीकरण के कुछ प्रमुख साधनों पर जोर दिया है कि एक व्यक्ति के जीवन में इन संस्थाओं का क्या महत्व है। पहली बात करते हैं परिवार की। परिवार किम्बाल यंग के अनुसार परिवार समाजीकरण का सबसे बुनियादी साधन है। यह वह जगह है जहां बच्चा सबसे पहले प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के मानवीय गुणों को सीखता है। परिवार न केवल बच्चे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उसे समाज के आदर्शों और मूल्यों का पाठ भी पढ़ाता है। इसीलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा गया है। उसी प्रकार से मित्र समूह और पड़ोस। परिवार के बाद बच्चा अपने मित्र समूह और पड़ोस के संपर्क में आता है, जहां वह समाज समान उम्र के साथियों के साथ खेलता है और बराबरी का व्यवहार सीखता है। मित्रों के बीच रहकर ही उसमें नेतृत्व और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। इसके साथ ही हमारा पड़ोस भी एक अहम भूमिका निभाता है। आसपास के लोगों के संपर्क में होने पर बच्चा विभिन्न सामाजिक व्यवहारों और सामुदायिक भावनाओं को आत्मसात करता है, इंटरनलाइज्ड करता है। उसी प्रकार से रिश्तेदार और सामाजिक संस्थाएं। समाजीकरण के दायरे में हमारे रिश्तेदार भी आते हैं। परिवार से बाहर किए रक्त संबंधी बच्चों को विभिन्न पारिवारिक परंपराओं और रिश्तों की अहमियत समझाते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और संगठन, चाहे वे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या शैक्षणिक हो, व्यक्ति को समाज के व्यापक ढांचे में फिट होने के लिए तैयार करते हैं। ये संस्थाएं हमें अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराती है। इसी प्रकार से इनका वर्गीकरण भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी साधनों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार और मित्र, जिनका प्रभाव गहरा और सीधा होता है। द्वितीयक संस्थाएं जैसे स्कूल, कार्यालय और अन्य बड़े संगठन। अतः निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि किम्बाल यंग द्वारा बताए गए समाजीकरण के मुख्य साधन, इन सभी का मिला जुला एक प्रभाव ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए हम इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, इन प्रमुख अभिकरणों की। परिवार, जिसे अक्सर कहा जाता है कि घर की पहली पाठशाला होती है और माता पिता उनके शिक्षक, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ऐसा क्यों है? आज हम गहराई से समझेंगे कि परिवार को समाजीकरण की प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्यों माना जाता है। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों को मानना है कि परिवार ही वह नींव है जिस पर व्यक्ति के पूरे जीवन का महल खड़ा होता है। प्रारंभिक वर्षों का जैसे महत्व है, बच्चा अपने जीवन के शुरुआती और सबसे नाजुक वर्ष परिवार में बिताता है। यहाँ वह सबसे पहले अपनी भाषा सीखता है, वही शब्द जो उसके विचारों को आकार देता है। वह परिवार के सदस्यों को देख करके व्यवहार करना सीखता है। माता पिता के माध्यम से ही उसे समाज के बुनियादी मूल्यों और नियमों का पता चलता है। सरल शब्दों में कहें तो बच्चा एक कोरी स्लेट होती है, कोरी कागज की तरह होता है, जिस पर परिवार अपने संस्कारों की पहली इबादत लिखता है। परिवार की मुख्य रूप से तीन भूमिकाएं हैं।
इमेज में दिए गए बिंदुओं के अनुसार परिवार मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करता है: प्रेम, सुरक्षा और स्नेह का विकास। एक सुरक्षित वातावरण में ही बच्चे का भावनात्मक विकास या इमोशनल डेवलपमेंट संभव है। परिवार उसे वह सुरक्षा देता है जिससे उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है। अनुशासन और नैतिकता की शिक्षा, क्या सही है और क्या गलत है, समाज में किन सीमाओं का पालन करना है, यह नैतिकता बच्चों को घर और घर से बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं की समझ होती है उसे, अर्थात बच्चा देखता है कि एक पिता, एक माँ या एक भाई बहन की क्या जिम्मेदारियां होती है। यहीं से उसमें रोल मॉडलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। नागरिकता की पाठशाला कहने का आशय है, एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य यह है इसके अंतर्गत कि समाजशास्त्र ने परिवार को नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे त्याग, सहिष्णुता, सहयोग और आज्ञाकारिता, जो कि भारतीय समाज का एक आधार भी है, ये सभी गुण बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के भीतर ही अभ्यास करता है। यदि परिवार में लोकतंत्र और समानता के मूल्य हैं, तो बच्चा समाज में भी एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि परिवार सिर्फ रक्त संबंधों का समूह नहीं है, बल्कि वह सांचा है जो भविष्य के समाज को गढ़ता है। एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में परिवार समाजीकरण की एक प्रथम पाठशाला है। प्रिय शिक्षार्थियों, परिवार की चौखट को लांघने के पश्चात बच्चा जिस दुनिया में कदम रखती है, वह उसके व्यक्तित्व को एक नया आयाम देती है। समाजीकरण की इस यात्रा में अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण अभिकरण, मित्र समूह और हमारे पड़ोस की। जहां परिवार हमें संस्कार देता है, वहीं ये बाहरी समूह हमें समाज के साथ तालमेल बिठाना और प्रतिस्पर्धा करना सिखाते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्र समूह यानी हमारे हम उम्र साथियों की। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि खेलते हुए बच्चे सिर्फ आनंद नहीं ले रहे, बल्कि जीवन की एक बड़े पाठ को सीख रहे हैं: सहयोग और साझेदारी। अर्थात अपनी बारी का इंतजार करना और खिलौने को साझा करना बच्चे को स्वार्थ से एक ऊपर उठना सिखाता है। इसी के अंतर्गत हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। खेल के मैदान में बच्चा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और जीत हार को स्वीकार करना सीखता है। उसी प्रकार से अनुशासन का विकास होता है। मित्रों के समूह के अनेक नियम होते हैं, जो बच्चे इस नियमों को नहीं मानता है, उस समूह से उसको अलग कर दिया जाता है, जिससे उसमें सामाजिक अनुशासन की भावना पैदा होती है, जहां बच्चा बराबरी के स्तर पर व्यवहार करना सीख जाता है। उसी प्रकार से अगले अभिकरण पड़ोस की बात करते हैं। समाज का जो कि एक लघु स्वरूप है, हमारे पड़ोस जो वास्तव में समाज का एक छोटा रूप है। विविधता और अनुभव का जहां पे एक समावेश होता है। पड़ोस में बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि, धर्म और संस्कृति के लोगों से मिलता है। उससे इसमें सामाजिक सहिष्णुता और उदारता विकसित होती है। उसी प्रकार से सामाजिक मापदंडों को सीखता है। पड़ोस के लोगों से बातचीत और उसके व्यवहार को देखकर बच्चा नए आदर्श और सामाजिक मानक सीखता है। उसी प्रकार से उसकी सांस्कृतिक भागीदारी भी बढ़ती है। त्योहार, मोहल्ले की मीटिंग्स और सामूहिक आयोजनों में शामिल होने से बच्चे का समाजीकरण भी गहरा होता है। वह समझता है कि एक समूह के रूप में मिलकर कैसे काम किया जाता है। उसके व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो किम्बाल यंग और अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है कि यदि बच्चे का मित्र समूह और पड़ोस सकारात्मक है, तो उसका समाजीकरण सही दिशा में होता है। लेकिन यदि ये परिवेश नकारात्मक हो, तो बच्चे के व्यवहार में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जितना जरूरी अच्छा परिवार है, उतना ही आवश्यक एक स्वस्थ पड़ोस और अच्छे मित्रों का भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि घर से बाहर की दुनिया बच्चे को एक सामाजिक नागरिक बनने में मदद करता है। समाजशास्त्र के इस सफर में हम आगे स्लाइड में इसके अन्य अभिकरणों की चर्चा करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, अब तक हमने जाना कि परिवार, स्कूल और पड़ोस कैसे हमारे समाजीकरण में भूमिका निभाते हैं। लेकिन समाजीकरण की यह प्रक्रिया यही नहीं रुकती,
बल्कि यह हमारे जीवन के हर नए पड़ाव पर आगे बढ़ती रहती है। हम चर्चा करेंगे उन दो अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं की जो हमारे समाजीकरण और सामाजिक दायरे को और भी विस्तृत करती है। वह है नातेदारी समूह और विवाह। आइए हम इसकी गहनता से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है नातेदारी समूह, यानी हमारे रिश्तेदारों की हम बात कर रहे हैं। आप सबने अनुभव किया होगा कि जब हम रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं तो हमारा व्यवहार और भी सामाजिक हो जाता है। त्योहारों और पारिवारिक समारोहों में भाग लेने से बच्चा नए सामाजिक शिष्टाचार और तौर तरीके सीखता है। वह वह देखता है कि अलग अलग उम्र और पद के लोगों में कैसे व्यवहार किया जाता है। इस इमेज के अनुसार, इस स्लाइड के अनुसार, पारिवारिक संस्कार, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य इसी नातेदारी समूहों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यह समूह हमें एक सामुदायिक भावना प्रदान करता है। इससे हमारा समाजीकरण और भी मजबूत होता चला जाता है। उसी प्रकार से विवाह है, नए रिश्तेदारों की नई शुरुआत। विवाह व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा एक मोड़ होता है और समाजीकरण का पूरी तरह से नया चरण यहाँ शुरू होता है। विवाह के बाद व्यक्ति पर कई सामाजिक भूमिकाओं का बोझ आता है। वह सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं, बल्कि एक पति या पत्नी, दामाद या पुत्र वधू और समय के साथ साला साली या जेठ देवर, इस प्रकार से वह बन जाता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिया गया है, इन कई भूमिकाओं में वह अनुकूलन से व्यक्ति का समाजीकरण आगे बढ़ता है। उसे नए परिवार की परंपराओं, नियमों और संस्कृति को समझना होता है, अपनाना पड़ता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलता है। विवाह से न केवल परिवार का विस्तार होता है, बल्कि सामाजिक संबंधों की श्रृंखला भी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक दायरा और भी व्यापक हो जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि नातेदारी और विवाह समाजीकरण के वे दो प्रमुख स्तंभ हैं जो हमें परिवार से बाहर की दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वे हमें नए रिश्ते निभाने, नई जिम्मेदारियां उठाने और समाज के भीतर एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है। यदि नातेदारी और विवाह सकारात्मक और सहयोगी हो तो व्यक्ति का समाजीकरण बहुत ही सुखद और सफल हो जाता है। यह थी नातेदारी और विवाह की भूमिका है, एक समाजीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। इससे पहले हमने जितने अभिकरणों की बात की वह प्राथमिक संस्थाओं से संबंधित है। अब है द्वितीयक संस्थाएं। द्वितीयक संस्थाएं व्यापक समाज में समाजीकरण का एक विस्तार है। द्वितीयक संस्था वे होती है जिससे हमारा संपर्क घर की चार दीवारी से बाहर निकलने के बाद होता है। ये संस्थाएं औपचारिक या फॉर्मल होती है और व्यक्ति को बड़े सामाजिक ढांचे के लिए तैयार करती है। इसमें प्रथम है जैसे शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल साक्षरता का केंद्र नहीं है, बल्कि समाजीकरण की एक शक्तिशाली माध्यम भी है। यहाँ मुख्य रूप से अनुशासन और समयबद्धता का ज्ञान यहाँ पे कराया जाता है, जहाँ बच्चा घर के लाड प्यार और प्रेम से निकलकर एक निश्चित समय सारणी और नियमों का पालन करना सीखता है। वहीं उसका बौद्धिक विकास भी होता है। इतिहास, विज्ञान और साहित्य के माध्यम से वह दुनिया के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करता है। उसी प्रकार से विविधता का सम्मान करना सीखता है। विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ बैठकर वह सामाजिक समानता और सहिष्णुता को सीखता है। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु है धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। धर्म व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत नैतिक मूल्य मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के माध्यम से व्यक्ति में सत्य, अहिंसा और दया, दान जैसी भावनाओं का विकास होता है। मानवीय गुण विकसित होते हैं। उसमें सांस्कृतिक एक पहचान विकसित होता है। धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान व्यक्ति को उसकी जड़ों और साझा इतिहास से जोड़ते हैं। उसी प्रकार से अगला बिंदु है आर्थिक संस्थाएं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। जब व्यक्ति कार्यालय या बाजार के संपर्क में आता है तो उसका आर्थिक समाजीकरण होता है। व्यवसाय और व्यापार जैसे बैंक, सहकारी समितियां
और बाजार व्यक्ति को संसाधनों का प्रबंधन और बचत और निवेश के बारे में ज्ञान देता है, उनको सिखाता है। उसी प्रकार से वह पेशेवर नैतिकता का ज्ञान होता है। कार्यस्थल पर व्यक्ति सहकर्मियों के साथ कैसे व्यवहार करे, टीम वर्क कैसे करे, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी को वह सीख पाता है। उसी प्रकार से अगला बिंदु है राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सरकार और राजनीतिक दल व्यक्ति को नागरिक के रूप में उसकी भूमिका समझाते हैं। अधिकार और कर्तव्यों को जहां पे वह सीख पाता है। राजनीतिक चेतना से व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होता है। उसी प्रकार से लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित किया जाता है। यह संस्थाएं व्यक्ति में कानून का पालन करने और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता को पैदा करता है। उसी प्रकार से द्वितीयक संस्थाओं के अंतर्गत अगला बिंदु है मनोरंजनात्मक संस्थाएं या मनोरंजन संस्थाएं या मीडिया। आज के दौर में रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और सोशल मीडिया समाजीकरण के सबसे प्रभावी साधन बन गए हैं। यह आधुनिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। सिनेमा और वेब सीरीज अक्सर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है और व्यक्ति को आधुनिक सोच पाने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति दुनिया भर की संस्कृतियों और विचारों से जुड़ता है, जिससे उसका समाजीकरण वैश्विक स्तर पर हो पाता है। उसी प्रकार से अगला द्वितीयक अभिकरण है जाति, वर्ग और संचार। यह तत्व सामाजिक स्तरीकरण का हिस्सा है। जाति और वर्ग की जैसे बात करते हैं, व्यक्ति अपनी जाति और वर्ग के विशिष्ट रीति रिवाजों और जीवन शैली को आत्मसात करता है, जो उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से भाषा और संचार की जब बात करते हैं, तो प्रभावी संचार प्रणाली और भाषा व्यक्ति को समाज में अपनी बात रखने और दूसरे को समझने के योग्य बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि संस्कृति का वाहक भी है। इस प्रकार से द्वितीयक संस्थाएं एक व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जीवन भर यह चलती रहती है। इस अंतिम स्लाइड में बच्चे के विकास में समाज और विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को बड़े खूबसूरती से बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पूरी सामग्री का क्रमबद्ध एक विवरण दिया गया है। पहली दो स्लाइड और में जो चर्चा हुई वह समाजीकरण को एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। उनकी उद्देश्यों की बात की गई। व्यक्ति को समाज का उपयोगी, जिम्मेदार, अनुकूलित सदस्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। सीखने के तत्व के बारे में बात की गई, जहाँ पे समाज के नियम, मूल्य और परंपराएं और व्यवहार के बारे में चर्चा की गई। उसी प्रकार से समाजीकरण के प्रमुख साधनों के अंतर्गत हमने किम्बाल यंग के विचारों को हमने देखा। उनके अनुसार प्रमुख साधनों को वर्गीकृत किया गया। प्राथमिक, जिसमें परिवार और मित्र समूह आता है, और द्वितीयक संस्थाएं या अभिकरण, जिसमें पड़ोस, रिश्तेदार और अन्य सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। उसी प्रकार से परिवार को हमने प्रथम पाठशाला कहा। परिवार की केंद्रीय भूमिका पर हमने जोर दिया। इससे नागरिक की प्रथम पाठशाला इसलिए कहा क्योंकि बच्चा जहाँ पे प्रेम, सुरक्षा और स्नेह, अनुशासन, नैतिकता का पाठ वहाँ पे पढ़ता है। हमने बाहरी दुनिया की बात की, जहाँ पे मित्र और पड़ोस के बारे में हमने बात किया। उनका प्रभाव किस प्रकार से बच्चे पर पड़ता है उसकी हमने चर्चा की। मित्र समूह के बारे में बात किया, पीयर ग्रुप के बारे में बात किया, जहाँ खेल खेल में बच्चा सहयोग, प्रतिस्पर्धा, साझेदारी और समूह के अनुशासन को सीखता है। हमने पड़ोस की बात की, नेबरहुड की बात की, जहाँ पे स्थानीय लोगों के संपर्क में बच्चा सामाजिक मापदंडों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू करता है। उसी प्रकार से हमने नातेदारी और विवाह की चर्चा की, जहाँ पे नातेदारी के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से संस्कृतियों और मूल्यों का हस्तांतरण होता है। विवाह के अंतर्गत जो समाजीकरण का एक नया चरण है, जहाँ व्यक्ति पति, पत्नी और पुत्रवधि जैसी नई भूमिकाओं के साथ तालमेल बिठाना सीखता है। और अंततः हमने द्वितीयक संस्थाओं की बात की, जिसमें जो समाजीकरण के एक प्रभाव को एक महत्वपूर्ण आयाम देता है, जिसमें शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आर्थिक संस्थाएं, बैंक, व्यापार, राजनीति आदि की हमने बात की। सरकार और दल की जहाँ पे बात की, सिनेमा और मीडिया, टेलीविजन की हमने बात की। अंततः एक समाजीकरण एक निरंतर और महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है, जिसमें परिवार की एक प्राथमिकता सर्वोपरि है।
मित्र, स्कूल और धर्म का सामूहिक प्रभाव व्यक्तित्व को गढ़ता है। इन सब के सहयोग से ही व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। हमने इन तीनों व्याख्यान के माध्यम से समाजीकरण की एक संपूर्ण प्रक्रिया को हमने समझने का प्रयास किया और एक हमें समाजीकरण के संबंध में समझ विकसित हुई। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम अगले वीडियो में इनके अन्य आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।